तारीख थी 15 जुलाई 2023 और कहानी शुरू होती है लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र से, जहां पर कुछ सिपाही एक ओला टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहे थे। और यहीं एंट्री होती है विनीत नाम के एक युवक की। विनीत लखनऊ में अपनी बहन के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। विनीत उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला है और 2 दिन पहले विनीत किसी काम से दिल्ली जा रहा था और दिल्ली की बस पकड़ने के लिए वो लखनऊ के ही नहरिया चौराहे पर गया और बस में बैठने से पहले वो पानी लेने चला गया। विनीत पानी लेकर जिस रास्ते से लौट रहा था उसी रास्ते पर ही एक ओला टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह कुछ पुलिस वाले पीट रहे थे, जिसकी वजह से उस रास्ते पर काफ़ी जाम लग चुका था और उधर विनीत को बस पकड़ने के लिए लेट हो रहा था। इसी रीज़न से थोड़ी देर बाद विनीत ड्राइवर के पास गया और ड्राइवर से कहा कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा लो, इससे जाम लग रहा है। तो विनीत को ड्राइवर से बात करता हुआ देख वहां पर मौजूद 3 पुलिस वाले ओला टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर विनीत के पीछे पड़ गए और विनीत को गाली गलौज देते हुए बुरी तरह से मारने पीटने लगे। विनीत पूछता रहा कि आखिर क्या मामला है, मुझे किस वजह से मार रहे हो, लेकिन पुलिस वाले विनीत की एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। फिर पुलिस वाले विनीत को एक ई रिक्शे में बैठाकर कहीं दूर ले जाने की बात करने लगे और फिर थोड़ी देर में उसे ई रिक्शे में बिठाया और रिक्शे में ही बुरी तरह से पीटने लगे। उसमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि तुमको स्मैक, गांजा और चरस रखने के केस में फंसाएंगे, ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार देंगे। अब पुलिस वालों की धमकी से विनीत बुरी तरह डर गया और किसी तरह अपने परिवार को फ़ोन किया, जिसके बाद विनीत के परिवार के लोगों ने विनीत के एक आईपीएस दोस्त जो उस समय अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग पर थे उनको इस मामले की जानकारी दी। विनीत के आईपीएस दोस्त ने तुरंत मामले की जानकारी काकोरी एसीपी अनूप कुमार सिंह को दी। तब जाकर कहीं इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से इसकी जानकारी ली। इंस्पेक्टर का फ़ोन आते ही सिपाहियों ने विनीत को नहरिया चौराहे पर छोड़ दिया और कहा कि अगर किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। इस केस में एसीपी काकोरी ने इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सरोज से रिपोर्ट मांगी, साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और उसी वक्त 2 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया। अब बात ये आती है कि विनीत की लाइफ तो उसके आईपीएस दोस्त की वजह से बच गई, लेकिन अगर ये आप में से किसी के साथ होता तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से पुलिस के चंगुल से बच जाते? अब यहाँ एक बात आती है कि पुलिस ने विनीत को जिस केस में फंसाने की बात की थी वो था क्या? दोस्तों, वो था एनडीपीएस एक्ट। ये वही एक्ट है जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इसी वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फेक या फॉल्स एनडीपीएस एक्ट के जाल से कैसे बचा जा सकता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि एक काफ़ी सीरियस एक्ट है, इसके लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है जिसका नाम है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनडीपीएस एक्ट किसी के ऊपर तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का सेवन या खरीद फरोख्त या फिर उसका किसी भी तरह का यूज़ करता है। ऐसा कुछ भी करते हुए अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको लंबी सज़ा हो सकती है। इसी एक्ट का फ़ायदा उठा लेते हैं कुछ करप्ट पुलिस वाले। इस एक्ट में सज़ा डिपेंड करती है कि आपके पास कितने क्वांटिटी में मटेरियल मिला है और कौन सी क्वालिटी का नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, जैसे अफीम, हेरोइन, चरस, गांजा या और भी जो होते हैं। अगर मटेरियल स्मॉल क्वांटिटी में मिला है तो इसमें आपको लगभग 1 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना हो सकता है। उसी जगह अगर मटेरियल इंटरमीडिएट क्वांटिटी में बरामद किया जाता है तो आपको 10 साल तक की सज़ा और लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर मटेरियल कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई तब तो 10 से 20 साल तक की सज़ा और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल एनडीपीएस 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एनडी और पीएस। एनडी का मतलब है नारकोटिक ड्रग, जबकि पीएस का मतलब है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। एनडीपीएस को 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एनडी और पीएस 2 अलग अलग तरह से काम करती है। एनडी यानी नारकोटिक ड्रग सीधे दिमाग पर असर करती है, यानी कि इंसान के सोचने समझने की ताकत पर हमला करती है और उसकी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देती है। नारकोटिक ड्रग में जो ड्रग्स आते हैं वो कोका, गांजा, अफीम, डोडा, चूरा वगैरह वगैरह, जबकि पीएस यानी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मसल्स पर असर करती है। पीएस के तहत वो ड्रग्स आती हैं जिनमें केमिकल मिला होता है, जैसे एमडीएम में एमडी, एक्सटेसी, एल्प्रोजम वगैरह वगैरह। एनडीपीएस के तहत कौन कर सकता है कार्रवाई? ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के मामलों में सिर्फ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही कार्रवाई कर सकती है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ संस्थाओं को भी ड्रग्स के मामले में कार्रवाई का अधिकार है। इन संस्थाओं और विभागों में कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, CBM, BSF, CISF, RPF, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स की अगर बात करें तो इसमें नशा करने वाले लोग अमूमन उन नशों का इस्तेमाल करते हैं जो कोका के पौधे से बनते हैं। कोकीन, अफीम के पौधे, फल यानी डोडा सभी नशे में इस्तेमाल किए जाते हैं। हीरोइन का उत्पाद भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा गांजा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग ऐसे भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मार्फिन, कोडीन जैसे पदार्थ होते हैं। ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खाना, सिगरेट पर झंडू बाम लगाकर पीना, कफ सिरप का इस्तेमाल करना, व्हाइटनर, डीजल, पेट्रोल सूंघना इसकी मिसालें हैं। आम लफ्ज़ों में भारत समेत पूरी दुनिया में जो ड्रग्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कोकीन, हीरोइन, चरस, गांजा, हशीश जैसे चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप इस तरह के केस में फंस चुके हैं तो आप क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वही आपको इस दलदल से बिना किसी दिक्कत के निकालने में मदद कर पाएंगे। आप खुद अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये बनती है कि अगर आपको पुलिस या NCB ने पकड़ लिया है, वो भी झूठे ड्रग केस में, और आपसे ज़बरदस्ती मारपीट या धमकी के डर से आपसे कुछ भी अनाप शनाप कबूल करवाया है, तो भी डरने की बात नहीं है। योर एडवोकेट विल हैंडल एवरीथिंग। बस यहाँ एक बात सबसे ज़रूरी ये होती है कि दोस्त, आपके वकील जो हैं वो NDPS के मामले पहले भी देख चुके हों। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली साल 2020 से पहले NDPS की धारा 67 के तहत NCB की हिरासत में दिया गया बयान अदालत में मान्य हुआ करता था, लेकिन 2020 में तूफान सिंह वर्सेस तमिलनाडु राज्य के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 67 के तहत NCB हिरासत में दिए गए बयान को अमान्य करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि NCB भी एक ऐसी एजेंसी है जो पुलिस की तरह काम करती है। पुलिस हिरासत में दिए गए बयान अदालत में मान्य नहीं है, लिहाजा NCB की हिरासत में दिए गए बयान को भी मान्यता नहीं दी जा सकती। यानी आर्यन खान ने NCB की हिरासत में जो कुछ भी कहा था, NCB उसे सबूत के तौर पे अदालत में नहीं रख सकती थी। इसी के साथ NDPS की धारा 27 और 27A भी है। दरअसल धारा 27A किसी ड्रग रैकेट से जुड़े उस शख्स पर लगाया जाता है जो ड्रग्स के धंधे में पैसा लगाता है, यानी इसका कारोबार करता है। इसलिए इसे गंभीर अपराध भी माना जाता है और इसमें 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जबकि धारा 27 उन लोगों पर लगती है जो ड्रग्स का इस्तेमाल खुद करते हैं, यानी ड्रग्स लेते हैं। इसमें अधिकतम 1 साल की सज़ा है। इसी के साथ ही अगर बात करें धारा 29 की, तो धारा 29 किसी पर लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस केस में एक से ज़्यादा आरोपी हों। हालांकि किसी का नाम लेने भर से ये धारा लगाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इस धारा को लगाने के लिए सह आरोपियों के खिलाफ साजिश में शामिल होने के सबूत होने ज़रूरी हैं। ऐसे सबूत हासिल करने में अक्सर मुश्किलें आती हैं और यही वजह है कि इसका फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े ड्रग डीलर आसानी से बच निकलते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और मेरी इस नॉलेजेबल और मेहनत भरी वीडियो के लिए एक लाइक कर दो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो है लॉरेंस बिश्नोई के उन टॉपिक्स को लेकर जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने बिगड़े हुए दोस्तों को ज़रूर भेजो। साथ में मेरा नंबर भी है और स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह नंबर है। तो इन फ्यूचर अगर आप इन सब किसी भी तरीके के इन सब मामलों में फंसते हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जय हिंद।